हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक की दूसरी बुक भारत की खोज उसमें दूसरे चैप्टर के पार्ट 4 का अध्ययन शुरू करेंगे। यानी कि हमने पिछले 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम चौथे पार्ट का भारत माता जिसका नाम है उसका अध्ययन शुरू करेंगे। तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था जो कि था भारत की तलाश। यानी कि जो नेहरू जी थे उन्होंने भारत की तलाश जो नामक बुक लिखी है भारत की खोज, उसमें क्या भारत की खोज करते करते हर एक चीज़ जो भारत से जुड़ी है उन्होंने उसका परीक्षण करते हुए उसकी हर एक चीज़ की खोज की कि आखिर ये भारत है क्या। तो ऐसे ही उन्होंने पिछला पार्ट लिखा था भारत की तलाश, जो कि उनका ग्रामीण समुदाय से जुड़ा हुआ था। अब है आगे भारत माता कि हम लोग जब कहते हैं भारत माता, तो आखिर ये भारत माता शब्द कहाँ से और कैसे आया। हम जहाँ हम रहते हैं तो ये जो है भारत ही इसका नाम क्यों रखा, यह भी उनके दिमाग में एक सवाल था। तो हम शुरू करते हैं। जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो अक्सर श्रोताओं से मैं अपने इस देश के बारे में चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। अब ये जो पहले हमारा देश का नाम क्या था, भारत, जो कि एक व्यक्ति के नाम पर पड़ा था हमारे देश का नाम भारत, तो ये क्या संस्कृत नाम है। भरत से हमारा भारत हुआ। तो आखिर ये भारत कैसे हुआ। वो जाते थे सभा में जब, तो श्रोताओं से, श्रोता किसे कहते हैं, सुनने वालों को, तो जो अपने इस देश के बारे में चर्चा करता, और हिंदुस्तान की साथ ही जो भारत की जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है, तो वह भी इस बात की चर्चा करते। मैंने शहरों में ऐसा कम ही किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक थे और वे अपेक्षाकृत अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। अब शहर में जो लोग रहते हैं वो क्या आधुनिक होते हैं, उन्हें कुछ नया चाहिए होता है। अब उन्हें भारत क्या है, भारत माता नाम से या फिर किसी इससे रिलेटेड कोई भी भाषण में उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। वो क्या कुछ एक नया जानने की कोशिश करते हैं। तो जब ये ग्रामीण समुदाय यानी कि गांव के लोगों में पहुँचे तो वहाँ के लोगों के साथ रहकर इन्होंने कई बातों का एक्सपीरियंस किया। ऐसे ही वह आगे इन्हीं समुदाय की बात और करेंगे। तो लेकिन सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश के बारे में बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने किसानों के बारे में फिर से कहा कि किसान, उन्होंने आधुनिक यानी कि शहर वाले लोगों को ये बात जब देखा कि उनको इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, तो किसान को इन्होंने इस देश के बारे में बताना शुरू किया कि जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, यानी कि जिसकी आज़ादी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर एक हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। यानी कि भारत के बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारे राज्य हैं, तो वो अलग अलग हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हुए भी देखिए पूरे जो ये एक हमारी ये एशियाई है, तो क्या वो पूरे अलग अलग होते हुए भी क्या एक ही नाम से जाना जाता है, भारत। तो भिन्न होते हुए भी एक है, क्या है, भारत। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक के किसानों की सामान्य समस्याओं की विस्तृत जानकारी दी और उस स्वराज्य को भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए भारत के प्रत्येक हिस्से के लिए एक जैसा होगा। अब यानी कि उन्होंने कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के जितने भी किसान जो कि सामान्य समस्याओं की किसान को सामान्य समस्याओं की विस्तृत जानकारी दी, यानी कि जो भी समस्याएं थी उनको डिटेल में उन्होंने उनको बताया। और स्वराज यानी कि जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं वो किस लिए लड़ रहे हैं, बल्कि अपने लिए नहीं, सभी के लिए। जो इस आज़ादी की लड़ाई में, स्वराज की लड़ाई में लड़ रहे हैं, तो वो खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हर उस हिस्से के लिए लड़ रहे हैं जो कि एक ही नाम से जाना जाता है, भारत के नाम से अलग अलग होते हुए भी। तो हर एक जो भी ये लड़ाई लड़ रहा है वो अपने लिए नहीं, सभी के लिए लड़ रहा है। तो इसलिए क्या कि स्वराज जो होगा वो एक के लिए नहीं होगा,
जब वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो अपने लिए नहीं, सबके लिए लड़ रहे हैं। तो स्वराज यानी कि आज़ादी जो होगी वो सभी के लिए होगी, एक जैसी होगी। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित खैबर दर्रे के कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक की अपनी यात्रा के बारे में बताया। यानी कि जो भी जहाँ तक उन्होंने जैसी यात्रा की उसके बारे में उनको बताया। किसको? किसानों को। मैंने बताया कि कैसे हर जगह के किसानों ने मुझसे एक जैसे सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं लगभग समान ही थीं। गरीबी, महाजन, निहित स्वार्थ, कर्ज, जमींदार, कर और भारी लगान, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने थोपा था। ये जो इनकी जो समस्याएं थी, गरीबी, महाजन, निहित स्वार्थ, कर्ज, जमींदारी, कर और भारी लगान और पुलिस के अत्याचार, ये सब क्या था? उनकी किसानों की समस्याएं थी, जो कि एक हिस्से के किसान की नहीं, सभी हिस्से के किसानों की समस्याएं थीं, जो कि उन्होंने किसने उनके ऊपर थोपी थी? विदेशी हुकूमत ने, यानी कि जिसका राज्य चल रहा था। साथ ही यह भी बताया कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की पूरी कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके विषय में सोचें, साथ ही थोड़ा बहुत उस विशाल संसार के बारे में भी सोचें जिसके हम सब एक हिस्से हैं। अब इन्होंने ये सारी बातें बताते हुए भी, सुनने के बाद भी ये पूरी कोशिश की कि भारत को अखंड अलग अलग ना मानकर उसको एक ही मानकर उसके बारे में सोचें, साथ ही थोड़ा बहुत उस विशाल संसार यानी कि जो हमारा ये भारत संसार है इसके बारे में भी सोचें जिसके हम सब एक हिस्से हैं। यह काम बहुत आसान नहीं था, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं था जितना मैंने सोचा था। हमारी प्राचीन महाकाव्यों, दंतकथाओं और पुरागाथाओं की उन्हें पर्याप्त जानकारी प्राप्त की। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें अच्छी तरह परिचित करा दिया था। इन लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित सभी धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। अब इसमें जब ये बातें करते थे किसानों से, तो क्या उसमें बहुत सारे लोग थे जिनको ये बातें बताते थे, तो वो उनमें से कई सारे लोग ऐसे थे कि जो वो भी जैसे नेहरू जी घूम रहे हैं ऐसे वो भी घूमे हुए थे, बट उनके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं था कि भारत है क्या, लेकिन इनके दिमाग में ये क्वेश्चन था भारत है क्या। तो वो उसी अपने नज़रिए से भारत के हर एक हिस्से घूमे रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने अब ये बातें करनी शुरू की, तो क्या सभी उनमें से कुछ थे ऐसे जो भी धार्मिक स्थलों पर घूम चुके थे, तो उनके साथ अपने विचार से विचार मिलाते थे। फिर है, कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था तो मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर एक साथ गूंज उठता था। यानी कि जब वो किसी सभा में जाते थे तो उनकी आवभगत के लिए सभी के गले से एक ही आवाज़ निकलती थी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वो सोचते थे जब मैं आ रहा हूँ तो भारत माता की जय क्यों, भारत माता की जय किस लिए। मैं उनसे अचानक पूछ बैठता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। जब उनके दिमाग में क्वेश्चन आता था, हालांकि वो इस बात को समझते थे कि यह भारत माता की जय क्या है, लेकिन वो उनसे पूछ बैठते थे कि इस पुकार से उनका आशय क्या है, उनका मतलब क्या है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और साथ ही आश्चर्यजनक भी। अब जब उनके स्वागत के लिए वो लोग बोलते थे भारत माता की जय, और उन्हें लगता था कि हमने जब भारत माता की जय बोली है तो उन्हें क्या एक तरीके से एक मजाक का नज़रिया लगता था, दूसरा लगता था कि ये इन्होंने ऐसा क्यों पूछा। उनकी ठीक समझ में नहीं आता, उनकी समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आती कि आखिर ये क्वेश्चन उन्हें क्यों पूछा और वह उन्हें क्या जवाब दें। फिर एक दूसरे की ओर देखने लगते और फिर मेरी ओर तकने लगते। अब आंसर जब उन्हें नहीं पता है तो क्या एक दूसरे को देखते थे कि कोई इस बात का जवाब दे, और फिर जब किसी से जवाब नहीं मिलता था तो उनकी तरफ देखने लगते थे। मैं बार बार यही सवाल करता जाता। अतः एक हट्टा कट्टा जाट जिसका ना जाने कितनी पीढ़ियों से भारत की मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी है। अब उनमें से जब ये लोग नेहरू जी क्वेश्चन करते तो उनमें से एक किसी न किसी व्यक्ति से जवाब की उम्मीद होती, तो एक व्यक्ति हट्टा कट्टा जाट जो कि भारत की कई पीढ़ियों से भारत के बारे में सुनता भी चला आ रहा था और शायद देखता भी आ रहा था कि आखिर ये भारत है क्या। वो शुरू से जो जीता है तो वो सुनता है या जीता है तो वो समझ सकता है कि भारत या फिर कोई और किसी और भी चीज़ के बारे में तो ये आखिर है क्या। तो ऐसे ही
वो अपने जवाब में कहता है भारत की प्यारी मिट्टी है, यानी कि भारत जो है हमारी क्या है, मिट्टी है हमारी, ये जिस धरती पर हम रह रहे हैं ये मिट्टी है, ये हमारी भारत माता धरती है। मैं दोबारा सवाल करता, कौन सी मिट्टी? अब अलग अलग हर राज्य की मिट्टी होती है, कहीं की मिट्टी कैसी होती है, कहीं की कैसी रेतीली होती है, कहीं की बंजर होती है, कैसी भी मिट्टी होती है। तो क्या कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव या जिले या राज्य के तमाम टुकड़ों की, या फिर संपूर्ण भारत की मिट्टी? तो उन्होंने क्या पूछते थे कि वो कहाँ की मिट्टी होती है, आप किस मिट्टी की बात कर रहे हो, अपनी इस मिट्टी की जहाँ पे आप खड़े हो, या फिर जहाँ पे आप कहीं घूमने जाते हो उस मिट्टी की, या फिर किसी और अन्य राज्य की मिट्टी की, या पूरे देश की मिट्टी की? आप किसकी मिट्टी की बात कर रहे हो? तो अब इसके बाद क्या, प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे उत्तर देने का प्रयत्न करते रहते और अंत में कहते कि भारत वह सब कुछ ही तो है जो उन्होंने सोच रखा है। यानी कि ये जो क्वेश्चन आंसर जो ये आपस में बात करते, तो क्या इसका सिलसिला चलता रहता कि एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते, प्रश्न करते, उत्तर भी देते, लेकिन किसी का भी सही उत्तर नहीं होता। तो अंत में कहते भारत वह सब कुछ ही तो है जो उन्होंने सोच रखा है, जिसके बारे जो ये कार्य कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? स्वराज के लिए। स्वराज किसका स्वराज? भारत, यानी कि जिसमें रह रहे हैं, हमारा खुद का स्वराज, भारत का स्वराज, उसके लिए जो सोच रखा है वही सब कुछ तो भारत है। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ है, यानी कि भारत केवल एक आज़ादी का नाम ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। क्या भारत की नदियाँ और पहाड़, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए भोजन मुहैया कराते हैं, सब हमें प्रिय है, ये सब हमारे भारत में ही आते हैं। लेकिन जिस चीज़ का सर्वाधिक महत्व है वह है भारत की जनता। अब जब हम हमारे जैसे अब ये भारत की नदियाँ, पहाड़, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे, इनको कौन सींचता है? जो जनता रहती है वही तो अपना कार्य करती है ये। तो क्या जनता भी सर्वाधिक महत्व है, जनता का भी सर्वाधिक महत्व है। भारत में रहने वाले हर एक एक व्यक्ति का अपने में ही महत्व है, क्योंकि एक एक व्यक्ति से जुड़ा ही हमारा एक ये भारत है। तो क्या भारत की जनता वो ही जनता जनार्दन है, उसके और मेरे सभी जैसे लोग, जो वो जहाँ पे जो लोग होते थे वो, और नेहरू जी अपने लिए कह रहे हैं मेरे जैसे सभी लोग, सभी क्या हैं? भारत की जनता हैं। वे सभी लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हुए हैं, यानी कि हर एक राज्य जहाँ पे हर एक जनता जो भी रहती है, तो सब क्या मिलकर एक भारत की जनता कहलाते हैं। मूल रूप से भारत माता यही लाखों लोग हैं। हम जब भारत माता नाम लेते हैं तो क्या हम अपने सारे लोगों सबको मिलकर क्या कहते हैं? भारत की जनता। तो यही सब लोग का हमारे क्या है? भारत माता। और उसकी जय का अर्थ है इसकी जनता की जय। अब देखिए यहाँ पर आपको भारत माता की जय का अर्थ स्पष्ट होगा कि इसकी जनता की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम सब भारत माता के ही हिस्से हो और एक तरह से तुम स्वयं ही भारत माता हो। अब उन्होंने बताया कि जब आप कहते हो भारत माता की जय, तो क्या आप खुद की भी जय और साथ में जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है, सबकी जय, क्योंकि इनसे मिलकर ही भारत बना है। तो क्या भारत माता की जय, जनता जनार्दन की जय, यानी कि जनता है तभी तो भारत है, वरना केवल नाम से ही तो भारत नहीं रह जाएगा। आगे क्या है कि अगर हम एक एक व्यक्ति अपने अपने राज्य में लड़ रहा है भारत के लिए, यानी कि भारत खुद के लिए और दूसरों के लिए इकट्ठे होके लड़ रहा है, तो यानी कि भारत पूरा। जैसे जैसे यह विचार उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, ऐसा लगता उन्होंने कोई महान खोज कर ली। अब जब आपको बताया जाए कि आप खुद की जय कर रहे हो, भारत माता की जय, यानी कि खुद मैं अपनी जय कर रहा हूँ, तो इस बात को सुनकर आपको खुशी होगी कि मैं तो अपनी जय कर रहा हूँ, लोग भी साथ में जय जयकार लगा रहे हैं, अपनी भी और मेरी भी। तो ये सुनकर उन्हें बहुत खुशी होती थी कि जिस नाम की जय लगा रहे हैं उसका मतलब ही हमारी जय जयकार है, यानी कि जनता जनार्दन की जय जयकार है। तो ऐसे उन्हें लगता है भारत की कोई महान खोज कर ली हो, ऐसा लगता था उन्होंने, जैसे उन्होंने ये इसका अर्थ ना जानकर कोई महान खोज कर ली है, जो कि उन्हें खोज अब उनकी जाके पूर्ण हुई है। अब हमने यहाँ पर भारत माता
का नाम का मतलब समझा कि आखिर भारत माता नाम का शब्द क्या है। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने 2 नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे, जिसका नाम है भारत की विविधता और जन संस्कृति। हम अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। टिल देन इन द नेक्स्ट वीडियो।